हेलो स्टूडेंट्स, आई अमृता इंदौलिया, योर नीट केमिस्ट्री मेंटर। और स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ऑल अबाउट द केमिकल इक्विलिब्रियम। और उससे पहले फिर एक चीज कहना चाहूंगी कि अब फ्री एजुकेशन के लिए अगर आपको बेस्ट से बेस्ट चीज अगर मिल रही है तो वो है मिशन ज्ञान ऐप। सो प्लीज डाउनलोड मिशन ज्ञान ऐप। मैं सारे पेरेंट्स को भी ये चीज बताना चाहूंगी कि यू हैव टू डाउनलोड मिशन ज्ञान ऐप। यहाँ पर टोटली फ्री है आपको सारे स्टडी मटेरियल्स, सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ऑल अबाउट द केमिकल इक्विलिब्रियम। और हम लोगों ने लास्ट पार्ट तक मास एक्शन के बारे में बात की थी। लॉ ऑफ मास एक्शन पे मैं नहीं पहुंची हूं, हमने बात की थी रिगार्डिंग द एक्टिव मासेस। और वहां से मैंने आपको बताया था कि हम के इक्विलिब्रियम कैसे निकालते हैं, जहां आपको मैंने बताया था रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल्स टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो हम कहते हैं इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट आता है। अब यहां से हम प्रोसीड करते हैं, आइए अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो चलिए सबसे पहले जानना है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो आपको पता है हम यहां पर रिवर्सिबल स्टेट की बात करेंगे सबसे पहले। और रिवर्सिबल क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों ही कैसे होने चाहिए? इक्वल। तो यही लिखा है, द स्टेट ऑफ द रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन एट विच रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। क्लियर है? तो ये लीजिए, अगर आप इस रिएक्शन की बात करते हैं, ये रिएक्टेंट्स है, रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो आप कह रहे हैं रिएक्शन जो है फॉरवर्ड भी प्रोसीड कर रही है और रिएक्शन बैकवर्ड भी प्रोसीड कर रही है। और ये जो हम सिंबल से डिनोट कर रहे हैं, दैट इज द सिंबल ऑफ इक्विलिब्रियम। क्लियर है? चलिए, यहां आरएफ से जो मैंने बताया है वो है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, आरबी इज रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये सिंपल डिनोशन है। तो हम ये कह सकते हैं, क्योंकि इक्विलिब्रियम स्टेट की बात हो रही है इन अ केमिकल रिएक्शन, दैट मींस व्हाट? अ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली इक्वल टू द बैकवर्ड रिएक्शन। तो आप कहेंगे कि स्टेट एग्जिस्ट करेगा किसका? इक्विलिब्रियम का। चलिए, अब अगर इस ग्राफ से मैं आपसे पूछना चाहूं तो आप मुझे बताइए, इस ग्राफ को देखते हुए फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रही है, बैकवर्ड रिएक्शन भी हो रही है, इक्विलिब्रियम का स्टेट कब आया है? तो इन द इनिशियल्स जब आप देखेंगे, जब फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, सेम स्टेट से बैकवर्ड रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, लेकिन एट द एंड आपने देखा कि यहां पर जाके दोनों ही रिएक्शंस जो है वो एक स्टेट में प्रोसीड कर रही हैं, और उसी स्टेट को आप यहां पर क्या कह रहे हैं? इक्विलिब्रियम स्टेट। तो आपको ये चीज अब ग्राफ के थ्रू भी समझ में आ गई है, नॉर्मली भी समझ में आ गया है, ग्राफ के थ्रू भी समझ में आ गया है। अब हम इनको 1 to 1 केमिकल रिएक्शंस पे भी अप्लाई करके देखेंगे। और एक बात याद रखनी है, रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा यहां आप किसके रिस्पेक्ट में चेक करेंगे? टाइम के रिस्पेक्ट में चेक करेंगे। क्लियर है? चलिए, अब देखिए, थोड़ी सी थ्योरेटिकल अप्रोचेस आएंगी तो वो हमें देखनी है, क्योंकि इन थ्योरेटिकल अप्रोचेस से बहुत सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं। अब वो क्वेश्चन कितने तरीके के होते हैं ना, आपको पता है, कई बार बीच बीच में से एग्जामिनर जी जो है ना, वो अपने एग्जामिनर्स प्रिय लेवल ऑफ क्वेश्चन ढूंढते हैं यहाँ से, और वो कुछ नहीं करते, वो बस ये देखते हैं कौन सी लाइन जो है वो बच्चा मिस करेगा और मैं पिक कर लूँ क्वेश्चन बनाने के लिए। तो हमें कोई भी लाइन मिस नहीं करनी है, हम बड़े अच्छे से यहाँ इन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को लेके चलेंगे। तो सुनिए, द स्टेट ऑफ द रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन at which the measurable properties, और अब मैंने बताई थी measurable properties वर्ड आ जाए तो तुम्हें क्या क्या याद रखना है? टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, कलर, डेंसिटी एटसेट्रा। मतलब जिनको भी आप मेजर कर सकते हैं वो सारी प्रॉपर्टीज की मैं यहां बात कर रही हूं। फिर डू नॉट अंडरगो एनी चेंज विद टाइम, दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। यानी कि रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन के अंदर मेजरेबल जो प्रॉपर्टीज हैं, कौन कौन? टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, कलर, डेंसिटी, इनके अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आप कहते हैं कि गिवन सेट ऑफ कंडीशंस में हम इक्विलिब्रियम कंडीशंस तो चेक कर सकते हैं, बिल्कुल। तो आप यहां कहेंगे जैसे जैसे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज होगी, क्या कह रही हूं मैं? फॉरवर्ड रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जैसे जैसे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन डिक्रीज होगी, दैट मींस बैकवर्ड इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी, रिएक्टेंट्स टूटना शुरू होंगे, तभी तो प्रोडक्ट्स जनरेट होंगे। तो यही स्टेटमेंट यहां लिखा हुआ है। सुनिए, the rate of forward reaction decreases as the concentration of the products increases, so that a rate of backward reaction also start increasing। प्रोडक्ट जनरेट कब होगा? जब रिएक्टेंट में कुछ चेंजेस होंगे, चाहे वो लिटिल अमाउंट में टूटे या फिर कुछ एडिशन हो, तभी तो हम प्रोडक्ट की बात करेंगे। अब मम्मा आपको रोटी पकाती हैं तो मम्मा पहले आटा लगाती हैं, उसके बाद चपाती बेलती हैं, फिर आप तवे पे डालती हैं और फिर आपको बना के घी लगा के देती हैं, या फिर आपसे डायरेक्ट कहती हैं जाओ आटा उठाओ, मुंह में डालो, रोटी जैसा फील कर लो। ये तो नहीं होता ना।
पूरी रिएक्शन जो है वो कैसे कवर होती है, जब आप खाना खाते हैं तो मम्मा आपको बना के देती हैं, इन द एंड आपको प्रोडक्ट मिलता है, तो आप उस प्रोडक्ट को खा पाते हो, दैट इज योर चपाती। तो सेम चीज़ यहाँ फॉलो करनी है। और वो प्रोसेस कैसे था, पहले मम्मा का एफर्ट्स, मम्मा यहाँ पर जो रोटी वाला कंटेंट्स हैं जितने भी, वो सब क्या हैं, रिएक्टेंट्स। चले आ जाओ। At a certain stage, a rate of forward reaction becomes equals to the rate of backward, जिसे ही आप कह रहे हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। अब ये तो बहुत अच्छे से रटना शुरू हो गया होगा, और अब करना भी यही है। जितनी थियोरेटिकल अप्रोच आएंगी उतना ज़्यादा हम चीज़ों को दिमाग में इस तरीके से डाल लेंगे कि कभी भी मैं तुम्हें सोते हुए भी उठा के पूछ लूँ तो तुम फिर से कहो अच्छा मैम इक्विलिब्रियम स्टेट, अरे वो वाला ना जब बराबर हो जाना है, बस ऐसे बताना है तुमको। चलो अब इक्विलिब्रियम स्टेट की कंडीशंस चेक करते हैं। रेट ऑफ फॉरवर्ड बैकवर्ड के इक्वल है, हम बार बार एक ही चीज़ कह रहे हैं और हमें अब रट जानी चाहिए, और मैं बार बार इसीलिए कह रही हूँ जिससे तुम्हें रटना शुरू हो जाए। तो देखो, एट दिस स्टेज स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन प्रोसीड्स विद सेम स्पीड, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि सेम स्पीड के साथ ये रिएक्ट करेंगे। चलो नेक्स्ट, स्टेज ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन एट विच कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट डू नॉट चेंज विद टाइम। तीसरी चीज़ क्या है कि कंसंट्रेशन जो है किस किस की, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगी। देखो कंडीशंस लिख ली, पहला टाइम के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे थे, फिर हमने बात की स्पीड के भी रिस्पेक्ट में, और अब हमने बात कर ली कंसंट्रेशन के भी रिस्पेक्ट में। बात समझ में आ गई? ठीक है। सो इस इक्विलिब्रियम स्टेट को हम कहते हैं, ये कैसे नेचर का होता है, डायनेमिक नेचर का होता है, स्टैटिक ये नहीं हो सकता। स्टैटिक और डायनेमिक का दोनों का डिफरेंस मैं बता चुकी हूँ प्रीवियस सेशन में, फिर एक बार शॉर्ट में मैं बताती हूँ। स्टैटिक मैंने कहा था जो रिएक्शन एक बार होके खत्म हो जाए, जिसका बैकवर्ड स्टेट हमें नहीं पॉसिबल है, तो वो कहलाता है स्टैटिक, कि मैं यहाँ से चली यहाँ तक गई, उसके बाद मैं वापस नहीं आ रही हूँ। एंड डायनेमिक इज व्हाट, मैं यहाँ से गई फिर वापस यहीं इसी स्टेट में, यानी कि मैंने दोनों तरफ से चीज़ों को बैलेंस किया एंड समहाउ आई एम इन द इक्विलिब्राइज्ड स्टेट। तो आपने उसको कहा कि यहाँ जो इक्विलिब्रियम स्टेट होता है वो कैसे नेचर का होता है, डायनेमिक नेचर का होता है। चलिए, द रिएक्शन डज नॉट स्टॉप बट बोथ द अपोजिंग रिएक्शंस आर गोइंग कंटिन्यूअसली विद सेम स्पीड। कर लेंगे, नॉर्मल बातें हैं। चलो अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं किसके, इक्विलिब्रियम के। देखो सेशन बहुत बड़ा नहीं है, छोटा है, क्योंकि इसका जितना भी प्रैक्टिकल पार्ट था हमने से प्रीवियस वाले सेशन में भी चीज़ें डिस्कस की थी। थोड़ी थियोरेटिकल अप्रोच आएंगी, उसके बाद ही हमें लॉ ऑफ मास सेक्शन पे पहुंचना है, जहां केपी और केसी निकालना सीखोगे। अभी के इक्विलिब्रियम सीख रहे हो, के इक्विलिब्रियम के ही पार्ट हैं वो दोनों, केपी और केसी। आ जाओ, पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि डायनेमिक नेचर का होता है, मीन्स कि ऑल्दो अपीयर्स टू बी स्टॉप्ड बट एक्चुअली टेक प्लेस इन बोथ द डायरेक्शन विद द सेम स्पीड। मैंने वही बताया, ये लीजिए। टू obtain equilibrium, if any one of the reactant or product is in gaseous state, then the reaction should be carried out in closed vessel। ये चीज़ मैं बता चुकी हूँ कि जब कभी भी closed vessel बोल दे तो दिमाग में रखना कि गैसियस स्टेट की बात हो रही है, गैसियस स्टेट बोल दे तो याद रखना कि closed vessel की बात हो रही है। ये लो, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, गिवन टेम्परेचर और प्रेशर पे जो प्रॉपर्टीज हैं, कंसंट्रेशन, कलर, डेंसिटी, मेजरेबल प्रॉपर्टीज हैं या नहीं, अभी के अभी पढ़ा था। कैसी प्रॉपर्टीज हैं, सारी मेजरेबल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो हमने कहा एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ इक्विलिब्रियम द प्रॉपर्टीज लाइक कंसंट्रेशन, कलर, डेंसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, कोई चेंज इनके अंदर नहीं होगा। इन अ रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी अटेन्ड इन lesser time by the use of positive catalyst। जब हम पॉजिटिव कैटालिस्ट वहाँ यूज़ करेंगे तो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करने की क्वांटिटी बहुत कम हो जाएगी। क्वांटिटी ना कहे कि यहाँ पर क्वांटिटी वर्ड इज़ नॉट ए स्पेसिफिक वर्ड फॉर दिस, कि हाँ एक लेसर टाइम के लिए होगा। चलिए, अब इक्विलिब्रियम के टाइप्स वैसे पढ़ चुके हो, फिजिकल और केमिकल दोनों रिस्पेक्ट में। हमने फिर सॉलिड, लिक्विड, लिक्विड वेपर और ये सारा कवर कर लिया है, लेकिन यहाँ बस एक थोड़ा सा चेंज है जो मैं बताना चाहूँगी, तो सुनो। सबसे पहले बात करेंगे फिजिकल को लेके। अब फिजिकल की बात हो रही है तो तुम कहोगे वो सिस्टम जो सिर्फ फिजिकल स्टेट में चेंज हो, ओनली फिजिकल स्टेट इज चेंज, और हम कहें कि फिजिकल स्टेट में चेंज होने के बाद वो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश कर ले, तो उस स्टेट में आप कह देंगे कि यहाँ फिजिकल इक्विलिब्रियम
है। कैसे? मतलब आप यहाँ पर कहेंगे कि रिएक्शन वाला कोई पार्ट नहीं है, रिएक्शन में कोई भी केमिकल चेंज आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। तो देखो, एक लाइन से 3 तरीके के क्वेश्चंस यहाँ आपको देखने को मिल रहे हैं। पहली चीज़, आपको एग्जामिनर जी पूछ सकते हैं कि भाई जब रिएक्शन में कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा है तो मुझे बताओ यहाँ पर किस तरीके का चेंज देखने को मिलेगा। तो पहली चीज़ तो तुम्हें यहीं से क्लिक हो गई कि साफ साफ बोल दिया देयर इज नो केमिकल चेंज, मीन्स कि फिजिकल इक्विलिब्रिया का कंडीशन है। दूसरी चीज़ आपसे कहा जा रहा है कि ओनली फिजिकल स्टेट इज चेंज या फिर फिजिकल फेज इज चेंज, तो भी आपको क्लियर हो गया कि कौन सा स्टेट है, फिजिकल इक्विलिब्रिया का स्टेट है। बात समझ में आ गई? लैंग्वेज कैसे भी दी जाए हमें पिक करना आ गया है अब, ठीक है? तो आप उसको क्या कहेंगे, फिजिकल इक्विलिब्रियम। चलो अब इसके एग्जाम्पल आपसे पूछ लिया जाए। फ्यूजन ऑफ आइस, आइस का फ्यूजन, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेज इन लिक्विड। इवेपोरेशन ऑफ वाटर का एग्जाम्पल भी याद आ गया होगा जो मैंने तुमको लास्ट टाइम बताया था कि ये वाटर है, मैंने इसके नीचे आग लगाई, आग तो क्या लगाई, बर्नर रख दिया, क्योंकि मेरा इच्छा हो रही थी, थोड़ा गला खराब था कि चाय बनाई जाए, और मैंने चाय बनाने के लिए चलो इसमें सब डाल दिया, अदरक, काली मिर्ची एंड ऑल। अब यहाँ पर मेरी जो चाय है ना, उसने थोड़ा सा बॉईल करना शुरू किया। अब जब वो बॉईल करना शुरू कर रही है तो मेरी चाय कहती है कि अब उसमें इवेपोरेशन का स्टेट आ गया, और मैंने उसको एक प्लेट से ढक भी दिया है। तो मैंने देखा कि ये जो वेपर्स हैं ये यहाँ पर जमना शुरू हो गए। तो आपने कहा कि यहाँ पर केमिकल चेंज तो कुछ हो ही नहीं रहा है, सारा की सारा आप देख रहे हैं तो स्टेट चेंज हो रहा है। तो आपने कहा कि कैसा चेंज है, इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज फ्रॉम लिक्विड टू वेपर। कर लेंगे। और अगर फ्यूजन ऑफ आइस की बात की जाए, फ्यूजन ऑफ आइस, तो तुमको याद आ गया होगा वो एग्जाम्पल जो मैंने तुम्हें दिया था कि ये एक आइस क्यूब है और ये फिर मेल्ट करना शुरू कर रहा है। दैट मीन्स सॉलिड टू लिक्विड, कि मेल्ट होगा, थोड़ा थोड़ा मेल्टिंग स्टेट में आ गया, पूरा क्यूब है अभी, धीरे धीरे करके वो लास्ट तक मेल्ट हो जाएगा। सो दिस इज फ्यूजन ऑफ आइस। कर लेंगे, बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। आ जाओ अब कुछ टाइप्स देख लेते हैं फिजिकल के, वैसे हम पढ़ चुके हैं। लिक्विड वेपर की अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे क्लोज्ड वेसल के अंदर वेपर्स अबव द लिक्विड आर इन इक्विलिब्रियम एट गिवन टेम्परेचर। जब आप कंटेनर को गर्म कर रहे हैं H2O लिक्विड से गैस में, अभी मैंने बॉयल वाला कंडीशन बताई, जब आपने उस बॉयल होना शुरू किया और वेपर्स जमना शुरू हुए तो वो वेपर्स जो हैं दोबारा से लिक्विड स्टेट में आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। तो हमने क्या देखा, लिक्विड से वेपर या फिर वेपर से लिक्विड, तो भाई ये तो इक्विलिब्रियम का स्टेट एग्जिस्ट करते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो यही बात बताई है कि लिक्विड वेपर इक्विलिब्रिया के अंदर हम क्लोज्ड कंटेनर के अंदर एक कॉन्सेप्ट को चेक करेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो वेपर्स होते हैं लिक्विड के वो इक्विलिब्रियम में होते हैं गिवन टेम्परेचर पे, ठीक है। एग्जाम्पल H2O लिक्विड टू H2O गैस। दूसरा है सॉलिड टू लिक्विड, तो आप कहेंगे इक्विलिब्रियम कैन बी एस्टैब्लिश्ड ओनली एट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड। अभी फ्यूजन ऑफ आइस की भी बात हमने की थी, सेम चीज़ है। इस स्टेज पे सॉलिड और लिक्विड फेज एग्जिस्ट करते हैं साइमल्टेनियसली इन इक्विलिब्रियम। तो अगर मैं H2O सॉलिड यानी मेरा आइस क्यूब, मैंने इसको चेंज किया लिक्विड में, आइस मेरी मेल्ट हो गई यहाँ पे, ये लो, तो सॉलिड टू लिक्विड। यहाँ क्या कंडीशन है कि मेल्टिंग पॉइंट रेंज को जो है हमें देखना है और साइमल्टेनियसली दोनों चीज़ें हैपन होंगी। चलो थर्ड क्या है, सॉल्यूट सॉल्वेंट यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन इक्विलिब्रिया। इसमें आप क्या कहेंगे कि यहाँ जो रेट ऑफ डिसोल्यूशन है, किसकी, डिसोल्यूट कौन होंगे, सॉलिड्स ही होंगे। तो यहाँ जो रेट ऑफ डिसोल्यूशन है सॉलिड्स की लिक्विड के अंदर वो इक्वल होगी रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के। होपफुली याद आ गया होगा एग्जाम्पल I2 वाला, जहां मैंने आपको बताया था कि जब हम I2 का एक सोल्यूशन हमने सॉलिड फॉर्म ले रखा है और जब वो वेपराइज होना शुरू होगा तो एक लेयर जैसा जम जाएगा, काइंड ऑफ पर्पलिश लेयर। तो मैंने आपको वो एग्जाम्पल भी बताया था। तो ये सेम एग्जाम्पल है कि आपसे कहा गया कि रेट ऑफ डिसोल्यूशन जो है सॉलिड की लिक्विड के अंदर वो इक्वल होगी रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के। कर लोगे, बात समझ में आ गई है। सो आप कहते हैं दैट द सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड विद रिस्पेक्ट टू सॉलिड, देन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज इन इक्विलिब्रिया एट द प्रोवाइडेड टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ये लो,
तो बात समझ में आ गई? वही सेम चीज़ें हैं, थोड़ा सा घुमा के रीजनिंग है, बस डिफरेंस इतना सा है कि अगर आपने चीज़ों को लिंक कर लिया है, समझ लिया है, तो कहीं दिक्कत नहीं आनी। कहीं से उठा के दे दो, तुम्हारे दिमाग में क्लिक होना शुरू हो जाएगा। मैं हमेशा कहती हूँ, जब कभी भी फिज़िक्स केमिस्ट्री जैसी चीज़ें पढ़ोगे तो जितना ज़्यादा इमेजिनेशन पार होगा उतना ज़्यादा बढ़िया से समझ में आएगा। अब क्योंकि तुम्हारे पार्ट में अभी तक ग्रुप थ्योरी जैसी चीज़ें कभी होंगी नहीं, बहुत अपर लेवल पे चली जाती हैं वो, जब आप एमएससी करेंगे तब आप देखेंगे ग्रुप थ्योरी एक चैप्टर आता है जो टोटली इमेजिनेशन बेस्ड है। जितनी ज़्यादा इमेजिनेशन पावर स्ट्रॉन्ग उतना बढ़िया कॉन्सेप्ट क्लियर। ठीक है, तो यहाँ चीज़ें इमेजिनेशन नहीं, डेली रनिंग एग्जाम्पल्स हैं, उनको सिर्फ आपको रिलेट करना आना चाहिए। ठीक है, चलिए आ जाओ, अब एग्जाम्पल देख लें। मैंने आपको आयोडीन वाला बताया था, यहाँ सोडियम आयोडाइड लिया है, एक्वस, और ये ब्रेक हो गया Na+ और I में। नोट अबव एग्जाम्पल इज ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट विच ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ये लो, आओ अब गैस प्लस सॉल्वेंट भी देख लेते हैं। गैस प्लस सॉल्वेंट में आप क्या कहेंगे? सॉल्वेंट सैचुरेट होगा किसके रिस्पेक्ट में? गैस के रिस्पेक्ट में। दैट मीन्स रेट ऑफ एंटरिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इन सॉल्वेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ एस्केपिंग। क्या मतलब है इसका? जैसे जैसे एंटर कर रहे हैं सेम रेट से एस्केप आउट भी वो वहाँ करेंगे इक्विलिब्रियम को इस्टेब्लिश करने के लिए। उसको आप कहते हैं गैस सॉल्वेंट इक्विलिब्रिया या फिर सैचुरेटेड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम। आइए, ये जो फिनोमेना है इसको भी आप क्लोज कंटेनर में देखते हैं एक डेफिनेट टेम्परेचर पे। एग्जाम्पल, डिजॉल्व CO2 इन कोल्ड ड्रिंक्स। वही कोल्ड ड्रिंक का एग्जाम्पल याद आ गया होगा। कोल्ड ड्रिंक की बॉटल का ढक्कन कह रही हूँ, हाँ बॉटल का ढक्कन इज राइट, सही बोल रही हूँ मैं। कई बार क्या होता है ना कि आप पढ़ाने के फ्लो में होते हो, पता नहीं चलता कि आप वर्ड क्या बोल जा रहे हो, तो होपफुली कुछ गलत नहीं बोला है। कोल्ड ड्रिंक की बॉटल का कैप आप जैसे ही खोलते हैं तो क्या होता है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर एक्सर्टेड होता है गैस के साथ। तो जैसे ही आप खोलते हैं फिश करके आवाज़ आती है। जितना ज़्यादा प्रेशर जनरेट हो रखा होगा वहाँ पे। डिजॉल्व CO2 इन कोल्ड ड्रिंक्स, डिजॉल्व O2 इन वाटर। आ जाओ, नोट देख लो, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं तुम्हारे लिए। हाँ, यही नोट हैं जो बाद में तुम्हारे 1000, 500, 2000 के नोट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? जब ये वाला एंट्रेंस पहले क्लियर करोगे, फिर ये एंट्रेंस क्लियर करने के बाद डॉक्टर के लिए डिग्री करने जाओगे। डिग्री कर ली तो फिर तुम डॉक्टर तो बन ही जाओगे, और डॉक्टर बनते ही फिर ये जो नीट के नोट थे वो रियल नोट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, और सब में तुम्हारी हेल्प कौन कर रहा है? मिशन ज्ञान। तो फिर से मैं कहूँगी फ्री है, फ्री एजुकेशन है, मिशन ज्ञान। चलो, द सॉल्युबिलिटीज ऑफ अ गैस इन लिक्विड इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर ऑफ गैस ओवर लिक्विड। पहली चीज़। दूसरी चीज़, हेनरीज लॉ पढ़ाया था, याद आ जाना चाहिए। नाम सुनते ही क्लिक अगर चीज़ें हो रही हैं ना तो तुम बहुत बढ़िया से पढ़ रहे हो। हमने यहाँ पढ़ा था, कैन बी अप्लाइड ऑन सच सिस्टम दैट स्टेट्स द मास ऑफ अ गैस डिसॉल्व्ड in a given mass of solvent at any temperature is proportional to the pressure of the gas। क्या कहता है हेनरी लॉ? हेनरी लॉ आपको बार बार एक ही चीज़ कहता है कि जो मास है किसके रिस्पेक्ट में? गैस का। ठीक है, जो मास ऑफ ए गैस है डिसॉल्व्ड स्टेट में, वो किसके प्रोपोर्शनल है? प्रेशर के। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? प्रेशर के, एट एनी टेम्परेचर of the gas above the solvent। so this is your Henry's law। चलो, अब अगर इस रिलेशन को भी एक बार चेक कर लो तो आपने कहा ये गैस स्टेट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। आप इसको लेते, मैंने यहाँ से कांस्टेंट हटा दिया तो के कांस्टेंट ले लिया मैंने वहाँ पर। के आपका हेनरीज कांस्टेंट है, सी आपकी सॉल्युबिलिटी है गैस की डिसॉल्व्ड स्टेट वाली, जिसकी यूनिट क्या होती है? मोल लीटर इनवर्स। बिल्कुल पूछ लेता है एग्जामिनर, कितनी थ्योरी पूछेगा तुमसे एक चैप्टर से, तो इन चीज़ों को याद रखो, यूनिट टर्म भी पूछी जाती है। ठीक है, और पीजी क्या है? प्रेशर है गैस का। वन शुड नॉट कंपेयर इट विद लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये बात याद रखना। चलो, अब एग्जाम्पल देख लें कुछ फिजिकल इक्विलिब्रिया के। फिजिकल, नो केमिकल चेंज, जहाँ पर नो केमिकल चेंज। क्या हो गया मैम आपको? कुछ नहीं हुआ, याद करा रही हूँ। चलो, तो H2 + I2 2HI, CaCO3 चूना, CEO + CO2 चूना लगाना नहीं है, पढ़ना है। H2O H2O, PCl5 PCl3 + Cl2। याद रखोगे, फिजिकल इक्विलिब्रियम में कोई भी केमिकल चेंज नहीं होता, मैंने पहले ही लिख दिया। चलो,
अब केमिकल इक्विलिब्रिया देख लो जहाँ पे केमिकल चेंजेस होंगे, सिंपल, ये लो, that is reactant convert into product and products converted into reactant under similar condition of pressure and temperature, the reaction is thought to be chemical equilibrium। भाई इतनी बार पढ़ लिया आप तो, 3 सेशन से बार बार चीज़, कुछ लाइनें इतनी बार रिपीट हो जाती हैं ना कि तुम्हारे जहन में बस जानी चाहिए। घूमते फिरते चलते हुए भी निकलो ना, मम्मी के बगल से निकले, मम्मी द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। समझ रही हो आप मेरी बात, कि मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब होऊंगा, मैं इरिवर्सिबल हो जाऊंगा जब आप मुझे पैसे दोगे, मैं दोस्त के साथ जाके पार्टी करके आ जाऊंगा। मैं तो इरिवर्सिबल फेस का डायग्राम हूँ, और मम्मी आप तो रिवर्सिबल का हो कैसे, आप पापा से पैसे लेती हो, मेरे को पैसे दे देती हो, रिवर्सिबल का केस हो। तो बस मम्मी, तो यहाँ मम्मी पापा वाला कॉन्सेप्ट चलेगा, और तुम कौन हो, रिवर्सिबल कॉन्सेप्ट। अपने को सिर्फ लेने हैं, खर्च कर देने हैं, कोई मतलब नहीं वापस देने से, बचे हुए भी क्यों देने हैं, मम्मी ने दिए, करो खर्च, बस गलत चीज़ में नहीं करो। आ जाओ एग्जाम्पल देख लो, बहुत हो गई बकवास, समझने वाली बकवास थी तो बकवास नहीं कहेंगे उसको। H2 + I2 2HI, किसका फॉर्मेशन हुआ है, HI। SO2 + Cl2 फॉर्मेशन ऑफ SO2Cl2। PCl3 + Cl2 PCl5। NH3 किसका डिकम्पोजिशन है, ये NH3 का। ब्रेक हो रहा है ना, समझ में आ रही है बाबा, ओके। आ जाओ अब इसके एग्जाम्पल वही है, कंडीशंस चेक करनी है जहाँ पर सारी स्पेशीज, पहली चीज़ तो सेम कंसंट्रेशन की होंगी, वो लिखा हुआ है, अच्छा सॉरी बाबा, कैसी, सेम कंसंट्रेशन की होंगी। दूसरी चीज़ कांस्टेंट कंसंट्रेशन होगी टाइम के रिस्पेक्ट में। तीसरी चीज़ कंसंट्रेशन इक्वल टू 1 भी हो सकती है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। अब आपको इसमें से आंसर बताना है। देख रहे हो खेल बाबू भैया का, बाबू भैया ने कहा कि केमिकल इक्विलिब्रियम की कौन सी ऐसी कंडीशन है इन चारों में से, तो आंसर ये रहा, केमिकल इक्विलिब्रियम आपको पता है जहाँ सारी स्पेशीज कांस्टेंट कंसंट्रेशन की होती हैं रिस्पेक्ट टू टाइम। इसीलिए मैंने इस वाले को मेजर हाईलाइट किया था कि तुम्हारी बुद्धि थोड़ी चलने लग जाए और तुम मेरे बोलने से पहले कहो मैम रुको, आंसर हम बताएंगे, बस ठीक है। तो बात समझ में आ गई। हाँ, मिशन ज्ञान डाउनलोड करनी है, गेमिंग ऐप नहीं है, गेमिंग ऐप है, अगर उसको एज अ गेमिंग ऐप ट्रीट करोगे तो बिल्कुल गेमिंग ऐप है। और गेम किसका है, दिमाग का और तुम्हारे थॉट्स का। तो बस उसे एज अ गेमिंग ऐप डाउनलोड करो। गेमिंग ऐप है नहीं, एजुकेशन ऐप है, पढ़ लो, लिख लो, सीख लो, फ्री है। तो हर फ्री की चीज़ बेकार नहीं होती, कुछ चीज़ें बहुत ज़िंदगी भर काम देती हैं। चलो आ जाओ, अब इसका एक और चीज़ पूछ लेती हूँ। वो कंडीशन तो देख ली, दूसरी पूछ रही हूँ इक्विलिब्रियम पे क्या स्टेट होगा। पहली कंडीशन है एनर्जी जो है सिस्टम की वो मिनिमम हो जाएगी, एंट्रोपी मैक्सिमम हो जाएगी, एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, एंट्रोपी मैक्सिमम हो जाएगी। तो आपको याद रखना है मिनिमम एनर्जी का है और मैक्सिमम एंट्रोपी। क्या क्या कहा है मैंने, कंसंट्रेशन के टर्म में इक्विलिब्रियम स्टेट की जब बात हो रही है तो मिनिमम एनर्जी इंट मैक्सिमम एंट्रोपी, ठीक है, याद रखना है इस चीज़ को। हाँ, ये ऑप्शनल नहीं चल रहे हैं कि मैम इनमें से पिक वन ऑफ द करेक्ट, नहीं, मैंने ऑप्शंस दिए हैं, तुम्हें चूज़ करना है, बस ख़त्म। 2 ऑप्शंस भी तो हो सकते हैं, इट्स नॉट अ क्वेश्चन आंसर सीरीज जो आप यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। मैम ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन है, सोल्यूशन दिया हुआ है। चलो बात समझ में आ गई यहाँ तक। तो केमिकल इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट समझ में आने लग गए, इक्विलिब्रियम समझ में आ गया, एक्टिव मास समझ में आ गया। इक्विलिब्रियम अब मैं तुम्हें केमिकल रिएक्शन में अप्लाई करने को दूंगी। फिजिकल का खेल बहुत हो गया, फिजिकल इक्विलिब्रियम हमने बहुत सीख लिया, अब अप्लाई करेंगे केमिकल, यानी केमिकल रिएक्शंस के ऊपर हम इन चीज़ों को सीखेंगे। और अब हम सीखेंगे लॉ ऑफ एक्टिव मासेस, ठीक है, या फिर लॉ ऑफ मास एक्शन भी आप जिसको कहते हैं, या फिर लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम जी इसको कहते हैं। तो भाई नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं नए पार्ट के साथ, तब तक एक बार इसको रिवाइज करके आओ। चलो, थैंक यू सो मच।